आर पार महारेली भी हो गई, ज्ञापन भी दे दिए, हर ब्लॉक में दे दिए, पुतले भी जला लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, कार्यशालाएं भी हो गई। एक संवैधानिक आंदोलन के जितने तरीके हो सकते हैं हमने एक एक नहीं छोड़ा है, लेकिन सरकार के कानों पर साथियत जो तो नहीं रेंग रही है, ये ध्यान में रखना। कुछ कर्मचारी जो आधे तो शुभ चिंतक होते हैं और आधे जो बड़े चमचे जो हैं, चमचा टाइप के भी कुछ एक तो हैं, तो पहुंच गए थे कैबिनेट मिनिस्टर मालवीय के पास में अभी इस महापंचायत से 5-6 दिन पहले, और गए हैं, जवाब क्या मिला? क्या जवाब मिला? समय निकल गया, समय निकल गया। अरे तुम समाज का समय निकल गया ये कह रहे हो? समाज का समय निकल गया ये कह रहे हो? तुम्हें आने वाले 5 साल चाहिए, तो समय निकल गया करने की बजाय ये 1 महीना बचा है तुम्हारे लिए, जो करना है वो कर लो। ये 1 महीना बचा है। तो साथियों, इस जो 1 महीने में हमें सबसे बड़ी जो चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमारा समाज इस आरक्षण के मुद्दे पर, आरक्षण का मुद्दा, ये आरक्षण की मांगे हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। इस एरिया के लिए ध्यान में रखना, दक्षिणी राजस्थान के लिए इससे बड़ी कोई मांग नहीं है। देश में क्या मांग है, इस पूरे प्रदेश की जो कॉन्सेप्ट होकर के चल रहा है उसकी क्या मांग है, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम जिस क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, हमने 10 साल से जो बैनर जो बीड़ा उठाया है, वो अगर कोई मांग है तो वो आरक्षण की मांग है। और उस मांग पर हम कहीं न कहीं देखिए बांसवाड़ा में हुआ, उसके पहले कोई और मूवमेंट, फिर और हुआ, उसके पहले कोई और हो रहा है, और उसका मौका सरकार उसका फायदा उठा रही है। सरकार उसका फायदा उठा रही, समाज को तय कर लेना है आज। हालांकि हम तो लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये महापंचायत है, मैं मेरी बात कुछ नहीं कहूंगा, मेरी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। जो इस देश का कानून कहता है, जो इस देश का संविधान कहता है, जो इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं केवल 2 मिनट में वो आपको तथ्य प्रस्तुत कर देता हूं। आप निर्णय ले और समाज एक होकर के लड़े। 1 महीने के अंदर इस सरकार को हम घुटनों पर ला देंगे हमें। और यहाँ से फिर इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है। मैं 14 मई को ही कह चुका हूं, मैं आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि समाज मुझे कह रहा है, समाज में अपने बहुत सारी बातें मेरे प्रति भ्रांतियां फैली हुई हैं। मैं एक ईमानदार हूं, एक ईमानदार व्यक्ति हूं, समाज के लिए मर मिटना चाहता हूं। चुनाव मेरे लिए बहुत मामूली चीज है दोस्तों। प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके आया हूं, ये जट पूंजी मेरे सामने कुछ नहीं लगते। जिस पद पर था उस पद को ठोकर कर मार आया हूं मैं। चुनाव मेरे लिए कोई जीवन और मरण का प्रश्न नहीं है। मेरे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। जिस मुद्दे के लिए मैंने नौकरी छोड़ी है, मैं उसके लिए मर मिटने के लिए मैंने ये ठाना है। मैंने ये युवा मेरे पास में 3-4 बार आए थे, ये बलवंत जी ने, केसर सिंह जी ने, सारे लोग। मैंने मना कहा था, भाई ये समाज है, मेरी ईमानदारी पर विश्वास नहीं करता है। जिसको तो तुम्हारे अपने समाज में जो भी तुमको लगे, जो भी ईमानदार लगे, जो भी सशक्त नेतृत्व लगे, आगे करो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं उसके पीछे वचन गाने को तैयार हूं, लड़ने को तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो। तीसरी बैठक में मैं गया था और तीसरी बैठक में भी मैंने यही कहा था कि नहीं, मुझे समाज की अगुवाई नहीं चाहिए। मैं कोई नेता थोड़ी, मैं तो एक शिक्षक हूं, मूल रूप से एक मास्टर हूं, बच्चों को पढ़ाने वाला। मुझे तुम्हारी नेतागिरी करके क्या चाहिए? मुझे इसलिए चाहिए, मैंने चुनाव इसलिए लड़ा, मजबूर होकर के लड़ा था। मैं बीजेपी में भी गया तो मजबूर होकर के गया, और मैं किसी भी रूप में, जो भी पिछली बार भी आमरण अनशन पर बैठ करके जीवन और मरण के लिए मैं बैठा था, लेकिन हमारे समाज की आज जो मानकर बैठे उसी टीम ने हमें उस समय बिखेर दिया, हमारे विरुद्ध में धरना देकर के। क्या करता मैं? मुझे मजबूर होकर के राजनीति को चुनना पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं मैंने राष्ट्रीय पार्टी इसलिए चुनी थी कि मैं उस पार्टी में घुस करके भी सर्जिकल स्ट्राइक करूं और अपने समाज की बात रखूं, अपने समाज की बात पर मजबूर करूं। लेकिन साथियों, वहां कोई गोविंद सिंह राव बैठा हुआ है, वहां कोई चांदमल जैन बैठा हुआ है। ये हरामी इतने हरामी है कि समाज की बात करने वालों को कोई पसंद नहीं करते। कुत्ते थर्ड ग्रेड मास्टर नहीं, नौकरी छुड़वा करके
सालों ने चुनाव लड़वा लिया, कमलकांत कटारा प्रोफेसर, उन्हें रास नहीं आता है। क्यों? क्योंकि समाज के लिए जीने और मरने वाला व्यक्ति ईमानदार को पसंद नहीं किया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन सुन लो, मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम चुनाव लड़ करके दिखाओ इस क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में तुम चुनाव लड़ करके दिखाओ। तुम साले आदिवासियों को रोकोगे, तुम इस गरीब कौम को आगे बढ़ने से रोकोगे, तुम पद पर षड्यंत्र करते हो, राजनीति को तुम्हारे हक के लिए इस्तेमाल, हमारा हक छीन करके और फिर तुम्हारे लिए इस्तेमाल करते हो, हमारे नेताओं को कटकटुल्यों की तरह इस्तेमाल करते हो। साला अब शब्द मेरे मुंह से कभी निकलते नहीं, लेकिन आज मजबूर होकर के है ये। संविधान को दाग पर रख छोड़ा है तुमने, क्या बातें करके तमाशा बना रखा है लोकतंत्र को। तो समाज को जिस मुद्दे पर एक होना है, जो बटा हुआ है, पता नहीं किसको ईगो है। मैं केवल संविधान की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बात करूंगा आपके सामने, और मेरे पास में है, आप सुन लीजिए। ये मुझे मालूम नहीं है, वरना ये इस 9 अगस्त को आते अगर हमने 14 मई 2023 को बांसवाड़ा के उस मैदान में हमने कुछ कर दिखाया होता। आज ये जो हुई है ना, आज ये ऐतिहासिक है, आज ये ऐतिहासिक है। आप सबको साधुवाद, इसके लिए धन्यवाद, समाज को तहे दिल से धन्यवाद। उस दिन अगर ये आपने कारवा दिखा दिया होता ना, तो उनका पसीना, उनका हाथ पांव फूल गए होते, और अभी फूल गए। ये शंकरवाड़ा का ये जगत जब हमने चुनी है, उनको दिन रात नींद नहीं आ रही है। तो ये आप जो लोग इकट्ठे हुए बिना किसी, आपको मैं बता दूं, एक पैसा ये शंकरवाड़ा वालों ने ये केवल मंच के लिए, पता नहीं इनके गांव से कलेक्शन किया क्या नहीं किया, मैंने अभी तक ना तो डॉक्टर सोमेश्वर जी को पूछा, ना शंकरवाड़ा के साथियों को पूछा है। हम किसी के पास भी नहीं गए, कुछ साथियों ने जरूर 5-10 हजार का सहयोग किया है। ये चीज हम आपके लिए टेंट वेंट नहीं लगा पाए, ये उबड़ खाबड़ मैदान हमने 2 दिन में जैसे जैसे करवाया, ये कारपेट में मंगवाई, जो भी करवाया, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हम तो हमारा तो है ना, जा हमारी धरती है और आसमान हमारा तंबू है, हमारे हम तो वर्षों से भजन गाते हैं, और आज हमने साबित भी कर दिया है, याद हमने साबित भी कर दिया है। हम कहीं भी कैसे भी भूखे रह करके भी, खुले आसमान में रह करके भी, नंगे चल करके, पैदल चल करके, पाँव में जूता नहीं होगा, पैर में कपड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों का हक नहीं छोड़ेंगे, उनका भविष्य संवार करके रहेंगे। हमारे बच्चों को इससे सामने नहीं होने देंगे, हमारे भविष्य को हम नहीं उजड़ने देंगे। कोई हमारा हक खा करके बैठ जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो देख लीजिए, जो 1992 में आया था, 9 सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ का ये निर्णय है। 9 जज बहुत बड़ी पीठ होती है, आज तक मतलब आरक्षण के मुद्दे पर इतनी बड़ी पीठ नहीं बैठी। अभी जो 7 नवंबर 2022 पिछले साल जो जजमेंट आया, वो 5 जजों की पीठ का आया है, वो भी संवैधानिक पीठ है। न्यूनतम किसी भी संविधान संबंधी कोई भी प्रश्न उठता है, तो उस पर निर्णय देने के लिए न्यूनतम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ बिठाना आवश्यक होता है। तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हो नहीं पाता है, जो बहुमत से, जैसे अभी जो जजमेंट हुआ ना, जो 7 नवंबर 2022 में जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर जो जजमेंट आया, वो 3 जजों ने 3-2 के अनुपात से आया। 2 ने विरोध में दिया, 3 ने पक्ष में दे दिया, आर्थिक आरक्षण के पक्ष में दे दिया 3 ने, तो वो जजमेंट मान्य हो गया। ये 9 जजों की पीठ का है, 9 सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का है। ये ऐतिहासिक निर्णय है। आज तक आरक्षण के सारे मुद्दों के लिए, वो चाहे आपके शेड्यूल एरिया की 5वीं अनुसूची के जो अपन बार-बार कहते हैं 244 ये हो, चाहे आपके हमारा जो वास्तव में जो आरक्षण है, जो है ना 15-4, 15-5, 16-4, 16-5, ये जो भी अनुच्छेद है, तो ये जो हमारा जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट को एक विशेषाधिकार है। आप ये मत समझिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार के अधीन है, संसद अपने आप में संप्रभु है माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में स्वायत्त है। उसके जो जजमेंट है वो सबके लिए मान्य है, चाहे वो
भारत सरकार हो जो भी हो, संशोधन भी करना होगा तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई संशोधन आया नहीं है। तो ये जो है मैं आपके सामने इसको पढ़ करके सुना देता हूँ। ये 244 के संबंध में भी लाभ है, बाकी भी आप जिस तरह का भी आरक्षण मानो, लेकिन इंदिरा साहनी का जजमेंट है वो फाइनल है, बिल्कुल फाइनल है। उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, न सरकार इसमें कुछ कर सकती है। आपको उस निर्णय के दायरे में ही मांग रखनी है। उस दायरे में आप जो मांग रखोगे वो हो जाएगी पूरी। सरकार रोक नहीं सकती है, सरकार रोक नहीं सकती है। तो आप इसको देख लीजिए। हम किसी के विरोध के लिए नहीं सुन रहा हूं, किसी संगठन को निशाना बनाने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को मतलब नीचा दिखाने के लिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि समाज हमारा कहीं ना कहीं हमारी ताकत बनी हुई है और सरकार इसका फायदा उठा रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इंदिरा साहनी का, वो अभी इसने रिपीट किया है, जो 7 नवंबर 2022 को आया आर्थिक पिछड़ा ये विशेष आर्थिक आरक्षण पर। उस मामले में भी इसी जजमेंट को वापस रिपीट किया गया है। और ये जजमेंट ये कहता है कि जबकि 50% नियम होगा, यानी इंदिरा साहनी कहता है कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं दिया जा सकता, ये इंदिरा साहनी कह रहा है। लेकिन वही इंदिरा साहनी क्या कह रहा है वो आप सुन लीजिए। क्या कह रहा है कि इस देश और लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण स्थितियों को ध्यान में रखा जाए कि ठीक है 50% लिमिट है, लेकिन छूट कब होगी? वो 50% की लिमिट साधारण स्थितियों में सामान्य रूप से कोई भी सरकार नहीं तोड़ सकती है। ये सील है सुप्रीम कोर्ट की लगाई हुई, और कोई भी सरकार साधारण स्थितियों में इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि भाई आप कैसे इसको कैसे उल्लंघन कर सकते हो आप, उसका रास्ता खुद सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। क्या बताया कि ऐसा हो सकता है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाली आबादी को उनके राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर होने के कारण और उनके लिए विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, विशिष्ट और विशिष्ट परिस्थितियां ध्यान रखिएगा, सामान्य परिस्थितियां नहीं, विशिष्ट और विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता हो